नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त स्वस्थ और बिल्कुल ज्ञानवर्धक होंगे। आप ज्ञान को अपने को बनाए रखिए। वर्धमान एक शहर का नाम था बंगाल में, और वर्धमान का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना हमेशा। इस वजह से वर्धमान महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था भाई। वर्धमान पिता का नाम था कि नहीं था? ये पढ़ाया मैंने कल परसों। ये हमारी कंप्यूटर जो टीम है ये पढ़ती नहीं, ध्यान नहीं देती है। तो वर्धमान कहने का अर्थ ये था यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लास में कि आप भी अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए। जैसे कि वर्धमान का अर्थ होता है आगे बढ़ना, हमेशा निरंतर आगे बढ़ना, ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञानार्जन करना। स्टूडेंट का, विद्यार्थी का अध्ययन और अध्यापन में एक चीज़ प्रमुख होती है जिसे अपने जीवन में आप बनाए रखें। हमेशा अध्ययन या अध्यापन करते समय, अध्यापन कर रहे हो जैसे हम अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, अध्ययन करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। तो ज्ञानार्जन की भूमिका हमेशा जीवन में बनाए रखिए। ज्ञान कहीं से लेते रहिए, कहीं ना कहीं से लेते रहिए, जो कि आपके जीवन में काम आएगा हमेशा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप काम करिए। इस वजह से मैंने वर्धमान का उल्लेख किया था। वर्धमान का मतलब निरंतर आगे बढ़ते रहना, ठीक है, जो कि बंगाल के एक शहर का नाम है। तो आज का टॉपिक है घटना चक्र का। घटना चक्र में टॉपिक पे हम बात करेंगे, हिस्ट्री में बात कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और इसमें टॉपिक हमारा चल रहा है कौन सा? मौर्य साम्राज्य के दो पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, सम्राट अशोक के, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जितने भी प्रश्न पूछेंगे वो सभी करा दिए। इस क्लास में हम चर्चा करने चल रहे हैं कौन से टॉपिक की? मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद के जो वंश थे, है ना। चाहे शुंग वंश की बात करेंगे, कुषाण वंश की बात करेंगे, विदेशी आक्रमणकारियों की बात करेंगे इसमें, है ना। खासतौर पर कनिष्क के शासनकाल की बात करेंगे, जो कि 78 ईस्वी में उसका सिंहासन पर बैठा था, राज तिलक हुआ था, उसी को कैलेंडर भी माना था उसी ने, और वही वर्ष बहुत प्रसिद्ध है कनिष्क के शासनकाल की। तो चर्चा करते हैं, अंत तक बने रहेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल पे हमारे जो कोर्स है, सिलेबस है, वो कैसा है? बिल्कुल निःशुल्क, फ्री है। तो मौर्योत्तर काल का ये प्रश्न जितने भी पूछे गए, घटना चक्र सीरीज है, आरओ या किसी भी एग्जाम को ध्यान में रख करके किसी भी एक एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। हिंद यवन शासक, हिंद यवन बोले तो यूनानी, इनको क्या बोल सकते हैं आप? यूनानी शासक भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूनानी शासक या यवन शासक भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? हिंद शासक भी बोल सकते हैं। मतलब अलग अलग नामों से आपको मिल जाएंगे। हिंद बोल लीजिए, यूनानी बोल लीजिए, या यवन शासक। तो कौन सा था? स्ट्रेटो सेकंड था। इसने शीशे के सिक्के चलाए थे। काय के सिक्के चलाए थे? शीशे के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखना। सिक्के आप कई बार पढ़ोगे, चांदी के सिक्कों के बारे में बात करेंगे, तांबे के सिक्कों की बात करेंगे, और सोने के सिक्कों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा शीशे के सिक्के जारी किए कौन से शासक ने? हिंद यवन शासक, जिसका नाम स्ट्रेटो सेकंड था, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे काव्य शैली। काव्य शैली मतलब कविताओं की रचना करना, कविताओं को लिखना। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मतलब उल्लेख मिलता है कौन से में? रुद्रदामन अभिलेख के माध्यम से मिलता है काव्य शैली का, ठीक है। रुद्रदामन अभिलेख अशोक के बारे में बताता है, अशोक का प्रभाव था पश्चिम भारत पर, तो इसी अभिलेख में काव्य शैली के विषय में भी मिलता है ना। कार्दमक क्षत्रप ने अति दुर्लभ ताम्र के सिक्के जारी किए थे। क्या के? ताम्र बोले तो तांबे के सिक्के। किसने जारी किए थे? कार्दमक, ये भी एक वंश था, ठीक है। एक एक प्रश्न पूछा गया है। घटना चक्र का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अच्छे से इसे तो घोल के आप पी लीजिएगा, मिश्रण बना के पी लीजिएगा, प्रतिशत वाला, परसेंटेज वाला। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में दिशा की बात हो रही है, उत्तर की और पश्चिम की। पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण वंश ने। कुषाण वंश ने भारत के उत्तर वाले हिस्से में और उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में सबसे ज्यादा सिक्के काय के जारी किए? तांबे के सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए। कौन से वंश ने? कुषाण वंश ने। नोट कर लीजिएगा, कुषाण वंश ने, है ना। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में नियमित समझ गए ना। नियमित बोले तो रेगुलर, लगातार, निरंतर भी बोल सकते हो आप इसको। निरंतर रूप से या नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए थे सोने के सिक्के, ठीक है। कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? बुद्ध का चित्र या अंकन प्राप्त होता है। इस पॉइंट को मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ज्यादातर शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन ऐसे कम ही शासक रहे उनके सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का चित्र मिलता है। उनमें से एक शासक कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल के जो सिक्के जारी किए उन पर किन की मूर्ति मिलती है? बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। सर्वप्रथम बिम कडफिसेस, ये शासक था। बिम कडफिसेस नामक शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे,
काय के सिक्के जारी किए थे? सोने के सिक्के जारी किए थे। बिम-कड़फिसेस नामक शासक ने सबसे पहले भारत में, ठीक है, सोने के सिक्के। अगला पॉइंट है कुषाण शासक कनिष्क का राज तिलक या राज्य ओढ़ कौन सी वर्ष में हुआ? 78 ईस्वी में हुआ था। जे अपनी गद्दी पर कब बैठा था? 78 ईस्वी। यहीं से वर्ष शुरू होती हैं, 78, 79, 80, 81 जितने भी पढ़ते हैं वो कौन सी वर्ष शुरू होती है? यहीं से इतिहास में ईस्वी वाली। और इससे पहले जितने भी आप पढ़ रहे होंगे वो किस में पढ़ रहे होंगे? BC में, मतलब ईसा पूर्व में, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। शक संवत कैलेंडर 78 ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के शासनकाल, जो कि उसकी गद्दी पर बैठने की वर्ष थी। विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा इसे शुरू किया गया 57 BC में शुरू किया गया। 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था विक्रम संवत नामक कैलेंडर, है ना, इसको याद रखना। अश्वघोष एवं वसुमित्र, ये दोनों पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों व्यक्ति महानतम व्यक्ति रहे। अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। और एक चरक भी रहता था, एक नागार्जुन भी रहता था। यहाँ पे कनिष्क के शासनकाल में नागार्जुन भी रहता था। चरक डॉक्टर साहब थे। नागार्जुन को जीरो का आविष्कारक माना जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इसको, है ना। कुछ सिद्धांत दिए थे इसने, जीरो का आविष्कार नहीं कहते हैं, भारत का आइंस्टीन कहते हैं सिद्धांतों को लेकर के। अश्वघोष और वसुमित्र भी कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। अश्वघोष जाने माने व्यक्ति जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। वसुमित्र भी, आपको एक 4 सभा हुई थी बौद्ध धर्म की, कितनी हुई थी? 4 बौद्ध धर्म की सभा हुई थी। उनमें से यदि आप पढ़ोगे तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने करी? वसुमित्र ने, जो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। कनिष्क का एक अभिलेख है जिसका नाम है रवतक। क्या नाम है? रवतक। अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा इन राज्यों का उल्लेख मिलता है कनिष्क के एक अभिलेख में, और उस अभिलेख का क्या नाम है? रवतक, ठीक है। एक विश्वविद्यालय है, ये विश्व का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसका नाम है भाई साहब तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल, है ना, हमारे भारत के पश्चिम अथवा पेशावर, पाकिस्तान के पास में। इसमें किस किसने अध्यापन किया? चरक भी और जीवक ने शिक्षा प्राप्त करी थी, ठीक है। चरक भी एक डॉक्टर थे और जीवक भी डॉक्टर थे, ठीक है। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के शासनकाल में रहते थे, और जीवक बिंबिसार के शासनकाल में रहते थे। जीवक किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में रहते थे। अयोध्या अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध कराए थे। कितने अश्वमेध? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख अगर हमारे शास्त्रों के आधार पर, हमारे महाभारत के आधार पर या गीता के आधार पर देखोगे तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब एक राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था। तो जितने एरिया में घोड़ा कवर करता था तो वो सब किसका हो जाता था? राजा का हो जाता था। ऐसा शास्त्रों के हिसाब से लिखा है ना। तो वही चीज़ों को आप यहाँ पे समझ सकते हो कि पुष्यमित्र ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसकी जानकारी मिलती है हमें अयोध्या अभिलेख से, चूँकि अयोध्या अभिलेख में ये प्राप्त होता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली जो वंश था वो कौन सा था? सातवाहन वंश। कौन सा था? सातवाहन वंश। एक चीनी जनरल था जिसका नाम था चीनी जनरल का पांचाऊ। कोई बात नहीं। चीनी जनरल चीन के हो गए, कोरिया के हो गए, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के, जैसे कैसे लोग हो गए, तो क्या नाम था इसका? पांचाऊ। क्या नाम था? पांचाऊ। ये हंस रहे हैं हमारे कंप्यूटर जी, हंस रहे हैं जो हमारे स्टूडियो नेटवर्क में बैठे हुए हैं, वो हंस रहे हैं इस नाम पे कि गुरुजी कैसा नाम था? पान और चाऊ। पान को चबाता रहता था तो इसका नाम पड़ गया पांचाऊ। कौन था? चीन का जनरल था पांचाऊ। इस पांचाऊ नामक जनरल ने किसको हरा दिया था? कनिष्क को हरा दिया था एक युद्ध में, ठीक है, याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। पान को चबा लो, पान को चबाएंगे तो कौन सा नाम याद करेंगे? पांचाऊ। अगले पॉइंट की बात करें, भारतीय वंश जिसकी सीमाएं मौर्य वंश, कुषाण वंश, भारतीय वंश जिसकी सीमाएं, अच्छा, प्रश्न ये था यहाँ पे, ऐसे कौन से 2 भारतीय वंश थे, कौन से 2 शासन प्रणाली में थे जिनकी सीमा भारत से बाहर तक थी? तो कौन कौन से वंशों की सीमा भारत से बाहर तक थी? इन दोनों की, मौर्य वंश की और कुषाण वंशों की। भारत के बाहर मतलब ईरान, अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, ठीक है। दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल विवाह। बाल विवाह कौन से वंश में आरंभ होते हैं? कुषाण वंश में बाल विवाह आरंभ हुए थे। कला की गांधार शैली कुषाण वंश में फली फूली थी सबसे ज्यादा,
कला की, जैसे मंदिरों को बनाने की कला थी, मूर्तियों को बनाने की कला थी गांधार शैली, माफ कीजिए मंदिरों की तरफ बात करेंगे, मूर्तियों को बनाने की शैली थी गांधार शैली, जो कि कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा फूली फली थी जी, है ना, सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी, सबसे ज़्यादा स्थापित हुई थी जी कुषाण वंश में। देखो कुषाणों ने सोने के और ताम्र के सिक्के चलाए अपने शासनकाल में, गुप्त वंश के लोगों ने सोने के और रजत के सिक्के चलाए, रजत बोले तो चांदी, सोने को सोने बोलते थे। सातवाहन वंश के शासकों ने चांदी के चलाए, तांबे के चलाए, सीसा के चलाए और पोटीन नामक सिक्के चलाए। पीछे वाले दोनों याद रखना। दक्षिण भारत का एकमात्र वंश जिसने शीशे के सिक्के जारी किए उसका नाम सातवाहन वंश। चांदी के भी चलाया, तांबा भी चलाया, सीसा भी चलाया और पोटीन नामक सिक्के भी चलाए। ठीक है, भारतीय एवं यूनानी शैली का मिश्रण, कौन सी शैली को कहते हैं? गांधार शैली। देखो इसमें भारत की भी आपको वो मिलेगी आपको पहचानने के लिए, और यूनान की, मतलब दोनों देशों की मिश्रित जो शैली रही मूर्ति बनाने की, उसे क्या बोलते हैं? गांधार कला। अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण कौन कौन से वंशों ने किया? देखो भैया, जो बाहर से आए भारत में आक्रमण करने, कहां से आए? भारत के बाहर से जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया उनका क्रम देख लो। तो सबसे पहले किसने किया? यूनानियों ने। उनके बाद किसने किया? शकों ने। उसके बाद किसने किया? कुषाणों ने। उसके बाद किसने किया? हूणों ने। यूनानी, शक, कुषाण, हूणों ने, या यूनानी, शक, हूणों ने, कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया था। इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है, देख चेक कर लीजिएगा। शायद हूणों ने पहले किया था, कुषाणों ने उसके बाद में किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ हिस्से को जीत लिया था उसका नाम था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने कुछ हिस्से को जीत लिया था। अगला पॉइंट है, चालुक्य वंश, उसके बाद पल्लव वंश, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश। ये सबसे पुराने, इन सब में सबसे पुराना वंश था सातवाहन वंश। कौन सा वंश था भैया? सातवाहन सबसे पुराना वंश था दक्षिण भारत के। एक बार फिर देखो, चालुक्य वंश मिलेगा दक्षिण भारत में, ऑप्शन में कई बार दे रखा होता है। पल्लव वंश मिलेगा, राष्ट्रकूट वंश मिलेगा, और इन सब में पूछा जाएगा सबसे पुराना सातवाहन, और सातवाहन भी देगा यहाँ पर लिख करके। ठीक है, इधर लिख सकते हो सातवाहन वंश। आगे बात करते हैं, राजा खारवेल का नाम कौन से अभिलेख से जुड़ा है? हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है राजा खारवेल का नाम। ठीक है, अब देखो कुछ राजधानी, जैसे शुंग वंश ने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन है। कदम की राजधानी वनवासी है, वनों में रहने वाले लोग थे, वनवासी नाम दिया गया। चंदेल की राजधानी महोबा, चंदेल वंश जो कि बुंदेलखंड महोबा में शासन करता था सबसे ज्यादा, तो इनकी राजधानियां भी पूछी गई हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के प्रश्न थे जे, घटना चक्र आरओ के पेपर की सीरीज है ये पूरी, उसी आधार पे आपको रिवीजन कराया जा रहा है। और एक दिवसीय किसी भी परीक्षा के लिए इन प्रश्नों को आप नोट कर लें, छाप लें, बिल्कुल पी लें, एकदम जैसे शरबत नहीं पीते हो गर्मियों में, इसी तरीके से पूरे मिश्रण के साथ। ये तो आपको याद होनी चाहिए हर एक कंडीशन पे, एनी हाउ कंडीशन। बिल्कुल इन प्रश्नों में इफ एंड बट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रश्न एग्जामिनर ने, अलग अलग बोर्ड ने, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए, तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी के सभी। अगले टॉपिक में, अगली क्लास में आपसे मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप शेयर करिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल पर कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। उम्मीद है कि स्वस्थ रहेंगे और अपने ज्ञान को निरंतरता बनाए रखिए। लक्ष्य हमेशा महान रखिए, ऐसा किसने कहा था? APJ अब्दुल कलाम साहब ने। लक्ष्य हमेशा महान रखिए और महान लक्ष्य को सामने रख करके अपनी तैयारी कीजिए, और जीवन में, विद्यार्थी जीवन में हमेशा निरंतरता बनाए रखिए, कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, हिंदी में निरंतरता। निरंतरता बनाए रखेंगे। निरंतर का मतलब है कि आप अगर विद्यार्थी जीवन में, तो डेली पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी, ये इंग्लिश में बोलते हैं हैव टू, मतलब पढ़िए आप यदि विद्यार्थी जीवन में, तो आप स्टूडेंट लाइफ में आप बहानों से नकार नहीं सकते अपनी ज़िंदगी को कि भाई साहब बहाने लगा दे के साहब गुरुजी वहाँ चलोगे, वहाँ ब्यासो आएगो एक, तो वहाँ चलोगो, तो ब्यासो तो एक आयो, वह ब्यासे के चक्कर में तो जीवन चला जाएगा बहुत बड़ा। तो इस वजह से हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और लक्ष्य के हिसाब से अपनी तैयारी करिए, मेंटेन करिए अपने पूरे टाइमिंग को, उस हिसाब से पढ़ते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये हमारी गारंटी कि GS आपकी कैसी कर देंगे, हम बहुत ज़बरदस्त कर देंगे, शानदार कर देंगे, जानदार कर देंगे। ठीक है, तो SSC GD की जितनी भी वैकेंसी आई हैं, आप ये चुनावों का साल शुरू होने जा रहा है या शुरू हो गया, ये मान लीजिए जैसे जनवरी 2024 आएगा, उसमें बहुत बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जो बच्चे लगातार कोचिंग संस्थान ऑफलाइन में हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो लगातार पढ़ते रहिए। बिल्कुल मनोबल नीचे डाउन होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय रेलवे,
इंडियन रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 2 से 2.5 लाख वैकेंसी आने वाली हैं बम्पर, जिसमें ग्रुप डी होगा, टीसी की जगह होंगी, गुड्स गार्ड की होंगी, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट की होंगी। ठीक है, तो बस सिर्फ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे तो आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं लिखा गीता में, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा है कि आप मेहनत करते रहिए, वो मिल जाएगा जब मिलना होगा। सिर्फ आप वर्क हार्ड कीजिए। क्या करना है आपको? मेहनत करना है, कठिन परिश्रम करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को यही विराम देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ और मस्त रहिए। सभी को नमस्कार और राधे राधे बोलना पड़ेगा।